दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अमीर शख्स या सबसे अमीर फैमिली कौन सी है, आपका जवाब होगा एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या अर्नोल्ड फैमिली। वेल, जवाब है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये है वॉलनबर्ग फैमिली। आई एम श्योर आप में से 90% ने इस फैमिली के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, बिकॉज वो ऐसा चाहते ही नहीं है। ये फैमिली दोस्तों इतनी ताकतवर है, ये अगर चाहे तो रातों रात यूरोप की राजनीति को बदल सकते हैं, देशों की जीडीपी को 2 मिनट में गिरा सकते हैं और रातों रात ही मार्केट को भी हिला सकते हैं। इतनी पावरफुल है ये फैमिली। लेकिन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा नेटवर्क के मालिक आपको ना तो किसी फोर्ब्स की लिस्ट में मिलेंगे और ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर इस फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया जो ये फैमिली इतनी पावर रखती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वॉलनबर्ग फैमिली के केस स्टडी पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बताते चले, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और स्पेस के रिलेटेड इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1837 में, जब अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसे द पैनिक ऑफ 1837 भी कहा जाता है। माना जाता है ये 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। कॉटन के प्राइसेस गिर गए, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था, बैंकर्स के पास पैसे खत्म हो गए और सारे बिजनेसेस फेल होने लगे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चली गई दोस्तों। मगर एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए सारा क्राइसिस एक बहुत बड़ा लेसन था। इस नेवी ऑफिसर का नाम आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग था, जो 19 नवंबर 1816 में स्वीडन के लिंकोपिंग में एक बिशप के घर में पैदा हुए थे। दोस्तों, जब ये 1837 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आंद्रे उस वक्त अमेरिका में स्वीडिश नेवी के लेफ्टिनेंट के तौर पर ड्यूटी दे रहे थे। उसने इस क्राइसिस को बड़े क्लोजली मॉनिटर किया। वो समझ चुका था इस सारे क्राइसिस का जिम्मेदार अमेरिका के बैंकर्स थे। उनके हिसाब से अगर अमेरिकन बैंकर्स ने बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए अपना पैसा उधार के तौर पर लोगों को दिया होता, ना सिर्फ अमेरिका का ही पैसा अमेरिका को चलाता, बल्कि लोन से मिलने वाला मोटा इंटरेस्ट ये बैंकर्स अलग कमाते। साल 1851 में आंद्रे अपनी लेफ्टिनेंट की पोस्ट छोड़ते हैं तो स्वीडन में भी पीक पर ग्रोथ हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ रहा था, नई नई कंपनी स्वीडन में खुल रही थी और इकोनॉमी अपने बूम पर पहुंच रही थी। लेकिन स्वीडन के बैंकर्स भी वही गलती दोहरा रहे थे जो अमेरिकन बैंकर्स ने की थी। स्वीडन के बैंकर्स सिर्फ एक लॉकर की तरह ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें लोग सिर्फ पैसे रख सकते थे, ना ही उनको बड़ा लोन मिलता था और ना ही बैंकर्स में डिपॉजिट करने वालों को कोई बेनिफिट हो रहा था। अब अमेरिकन बैंकर्स की गलती को देखते हुए साल 1856 में आंद्रे वॉलनबर्ग स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में अपना बैंक खोला, जिसका नाम था स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक या शॉर्ट फॉर्म में SEB। आज से 200 साल पहले बैंक ओपन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है, और इस बैंक ने पहली दफ़ा स्वीडन में लोगों को यह ऑप्शन दिया कि वो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट करे और बदले में उनकी सेविंग्स पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, क्योंकि वहाँ के बैंक से उनको डिपॉजिट करने पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था और लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स SEB में डिपॉजिट करने लगे। इसलिए उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, तो बहुत से बिजनेसमैन SEB से आकर लोन लेना शुरू हो गए। वॉलनबर्ग एक तरफ से आम लोगों की सेविंग्स पकड़ रहा था और फिर वही सेविंग्स आगे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर एज ए लोन दे रहा था। चंद सालों में ही पूरे स्वीडन पर SEB छा चुका था। सिचुएशन ऐसी थी कि या तो आपका पैसा SEB में डिपॉजिट था, या आप SEB से लिया हुआ लोन पे कर रहे थे, या फिर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जिसने SEB से लोन लिया था। पूरी स्वीडिश इकोनॉमी SEB के कंट्रोल में थी। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा पैसा कमाने के बाद वो रुक गए होंगे, लेकिन जो इस फैमिली को सबसे अमीर बनाती है वो था इनका अगला स्टेप। वॉलनबर्ग रेलवे से लेकर फैक्ट्रीज, शिपिंग पोर्ट्स, प्रेस, रियल एस्टेट, हर चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री थी जिसमें वॉलनबर्ग के स्टेक्स ना हो। स्वीडन की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा, सारे लोग सिर्फ एक फैमिली की कंट्रोल में थे। वॉलनबर्ग के इसी बढ़ते हुए कंट्रोल को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने साल 1916 में एक बिल पास की, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था वॉलनबर्ग फैमिली के लिए, लेकिन उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। वॉलनबर्ग्स इन्वेस्ट AB नाम से एक कंपनी बनाते हैं और SEB के अंडर जितनी भी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप इन्वेस्टर AB को ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों, अगले 20 सालों में इन्वेस्टर AB इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि पूरी स्वीडन की 40% वर्क फोर्स इस एक कंपनी के लिए काम कर रही थी। दोस्तों, आज के वक्त ये फैमिली अपनी 6th जनरेशन में एंटर होने वाली है और इस परिवार का बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा है कि ये रातों रात देशों को डुबा सकते हैं।
इतनी ताकत होने के बावजूद भी आपने इस परिवार का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इस फैमिली का मोटो ही ये है, ऐसे नॉन विदेरी लैटिन वर्ड्स, जिसका मतलब होता है काम करना है लेकिन बिना किसी को दिखाए बगैर। दोस्तों, आपने इस सीक्रेट फैमिली के बारे में कभी सुना था? हाँ या ना, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें और नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड स्टे सेफ।